तुम लोग जो कोई भी हो, तुम्हें हुक्म दिया जाता है कि हथियार फेंककर फौरन खुद को हमारे हवाले कर दो। पूरी पहाड़ियां घेरे में ली जा चुकी हैं। मैं इराकी फौज का मेजर अब्दुस्सलाम तुम्हें हुक्म देता हूं कि अपनी बेहतरी की खातिर फौरन हथियार डाल दो। फरार के सारे रास्ते मसदूद किए जा चुके हैं और तुम्हें हथियार डालने के लिए सिर्फ आधे घंटे की मोहलत दी जा रही है। ये ऐलान पहले अरबी और फिर अंग्रेजी में मुताद्दिद बार दोहराया गया। मरियम ने सूरत हाल समझ ली थी, बल्कि मेगाफोन पर किया जाने वाला ऐलान शायद इसराइलियों ने भी सुन लिया था। शायद यही वजह थी कि उन्होंने भी फायरिंग रोक दी थी और अब हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। मरियम बर्नस्टीन ने कहा, मेरा ख्याल है कि ये बेहतरीन मौका है, मुझे वापस चले जाना चाहिए। मैंने कहा, एक लम्हे की भी ताखीर मत करो और अपने साथियों को समझाओ कि अगर उन्होंने अब भी हथियार न फेंके तो इराकी फौज उन्हें बख्शेगी नहीं। उसने जाने से कबल आखिरी सवाल किया, और तुम लोग क्या करोगे? मैंने कहा, इराकी फौज से हमारा कोई झगड़ा नहीं है, हम हथियार डाल देंगे। मरियम ने कहा, तुम अक्लमंदी का मुजाहिरा करोगे। ये कहकर वो तेजी से वापसी के लिए मुड़ गई। अहमद रुश ने मुतवहश अंदाज में मुझसे कहा, तो क्या हम वाकई हथियार डाल देंगे? मैंने कहा, हथियार नहीं डालेंगे तो क्या फौज से मुकाबला करेंगे? हमारे पास कोई मुतबादिल नहीं है। अहमद रुश बोला, हम फरार होने की कोशिश तो कर सकते हैं, शायद हम कामयाब हो जाएं। मैंने कहा, ये सरासर हिमाकत होगी और अगर हम फरार होते हुए मारे गए तो ये हमारी बदकिस्मती होगी। रुश ने सवाल किया, लेकिन हमारे साथियों को किस तरह इल्म होगा कि तुमने क्या फैसला किया है? मैंने कहा, हम वहीं चल रहे हैं। जाहिर है जब तक हम उन्हें बताएंगे नहीं, उन्हें कैसे पता चलेगा? शायद हमें रास्ते में ही मिल गया। उसने बड़ी बदहवासी से कहा, ये क्या हो गया जनाब, अब क्या होगा? मैंने उसका शाना थपथपा कर कहा, फिक्र मत करो, इराकी मुसलमान हैं, मुझे तवक्को है कि उनसे हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अहमद रुश ने कहा, किसी भी हुकूमत की सरहदों में बिला इजाजत दाखिल होना जुर्म है, हमें इसकी सजा जरूर मिलेगी। मैंने कहा, हम एक मुल्क की तरबियत याफ्ता फौज का मुकाबला करने की पोजीशन में नहीं हैं। अगर होते तब भी मुसलमानों से न लड़ते। मोहलत का वक्त खत्म होने से कबल ही हमने इराकी फौज के सामने हथियार डाल दिए। इराकी फौज की कारकर्दगी हैरान कुन थी। उन्होंने न सिर्फ बड़ी खामोशी से पहाड़ियों को घेरे में लिया था, बल्कि मोर्चे भी बना लिए थे। हमें एहसास तक नहीं हो सका कि हमें घेरे में ले लिया गया है। इराकी जवानों ने हमारी तलाशी ली थी और उसके बाद मेजर अब्दुस्सलाम ने हमसे सवाल किया, तुम लोग कौन हो और इराकी सरहद में क्यों दाखिल हुए? मैंने आगे बढ़कर कहा, ये तो आप देख ही रहे हैं कि हम फलस्तीनी हैं, और उसे जल्दी जल्दी सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया। उसने सोच में डूबे हुए अंदाज में कहा, तुम लोगों के बारे में बाद में फैसला किया जाएगा, अभी तुम कैद में रहोगे। हमें फौजी ट्रकों में सवार करके नामालूम मंजिल की जानिब रवाना कर दिया गया। मेजर अब्दुस्सलाम ने फौजियों को पहाड़ियों के गिर्द महासरा तंग करने का हुक्म दिया था। हमने फौजी ट्रकों पर कई घंटे सफर किया। इस दौरान मैं ज्यादातर ऊँघता रहा। फिर एक झटके के बायस मेरी आंख खुली तो मैंने महसूस किया कि रात की तारीकी छटने लगी है। धुंधलके में इर्द गिर्द नजर आने वाले मनाजिर से मालूम होता था कि हमारी मंजिल कोई फौजी कैंप है। हमें ट्रकों से उतारा गया और फौजी बैरकों में पहुंचा दिया गया। जिस कोठरी में मुझे कैद किया गया था वो निस्बतन छोटी थी और उसमें 2 आदमियों से ज्यादा की गुंजाइश नहीं थी। ये शायद इत्तेफाक ही था कि अहमद रुश को भी मेरी ही कोठरी में रखा गया था, या शायद उसकी वजह ये रही हो कि अहमद रुश के बारे में मैं उन्हें बता चुका था कि वो मेरा नायब है, ताहम मैं यकीन से कुछ नहीं कह सकता था। इस बात का भी इम्कान था कि उस कोठरी में हमारी गुफ्तगू कहीं और सुने जाने का भी बंदोबस्त किया गया हो और इसी मकसद के तहत अहमद रुश को और मुझे यकजा किया गया हो, ताकि हमारी गुफ्तगू से हमारे बारे में सही मालूमात हासिल की जा सके। इस बात से हमें कोई खतरा नहीं हो सकता था, इसलिए कि न तो हमने उनसे कोई गलत बयानी की थी और न ही आइंदा इसका कोई इम्कान था। अहमद रुश बड़बड़ाया, मैंने इस बात की मुखालफत की थी कि खुद को इनके हवाले किया जाए, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब देख लो हम किस मुश्किल में फंस गए हैं। मैंने कोठरी के नीम पुख्ता फर्श पर बिछे हुए कंबल पर बैठते हुए कहा, मुश्किल में तो हम पहले फंसे हुए थे, अब हमारे मुखालिफिन फंसे हुए होंगे। रुश बोला, मैं जैकब हैसनर को अपने हाथों से मौत के घाट उतारना चाहता था। मुझे अफसोस है कि मैं ये काम न कर सका और मुझे डर है कि कहीं वो इराकियों के हाथों न मारा गया हो। मैंने हंसकर कहा, तुम भी तो इराकी हो, अगर वो इराकी फौज से मुकाबले में मारा गया तब भी तुम्हारे दिल को तसल्ली तो रहेगी कि वो अगयार के हाथों नहीं मारा गया। रुश ने कहा, मैं इराकी जरूर हूँ, मगर इस वजह से मैं बच नहीं सकूंगा। इराक में चोरी छुपे दाखिल होने पर हमें सजा जरूर दी जाएगी। मैंने कहा, खामखा के अंदेशों से खुद को हल्कान मत करो और सुकून से बैठ जाओ। इराकी भी मुसलमान हैं, इसराइल के खिलाफ काम करने की वजह से मुमकिन है हमारे साथ नरमी बरती जाए। अहमद रुश ने हैरत से कहा, क्या तुम्हें अंदाजा नहीं है कि नरमी बरती जाने के बावजूद हमारे साथ जो सलूक किया जाएगा वो कितना सख्त हो सकता है? मैंने कहा, हम नाजुक अंदाम लड़कियां नहीं हैं रुश, फील्ड में काम करने वाले लोग हैं।
हमें सख्त से सख्त हालात में मुकाबला करने के लिए तैयार रहना चाहिए। सूरज निकलने के बाद हमें नाश्ता पहुंचा दिया गया। मैंने नाश्ता लाने वाले फौजी से बात करने की कोशिश की, मगर उसने मेरी किसी बात का जवाब न दिया। उसने मुख्तसरन कहा, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना, और एड़ियों के बल घूमकर बाहर निकल गया। अहमद रुश बोला, तुमने देखा, इसके रवैये से जाहिर होता है कि हम पर बहुत बुरा वक्त आने वाला है। मैंने कहा, तुम खुश फहमियों में क्यों मुब्तला हो गए थे? ये क्या जरूरी है कि वो हमें अपने सरों पर ही बिठा लें? और फिर तुम्हें मेजर अब्दुस्सलाम की बात याद नहीं? उसने कहा था तुम्हारे बारे में फैसला बाद में किया जाएगा। पूरा दिन यूं ही गुजर गया। शाम के वक्त ये जमूद उस वक्त टूटा जब दो फौजी कोठरी के दरवाजे पर आ गए और दरवाजा खोलकर उन्होंने मुझसे कहा, आपको मेजर साहब ने याद किया है। मेजर अब्दुस्सलाम के ऑफिस में उसके अलावा दो और अफराद भी मौजूद थे और मैं उन दोनों को पहचानता था। वो जैकब हेस्नर और बैकर थे, एलएल का सिक्योरिटी चीफ और कॉनकोर्ड का पायलट। वो दोनों मेजर अब्दुस्सलाम की मेज के सामने मुजरिमों की तरह सर झुकाए खड़े थे, उनके हाथ पुश्त पर बंधे हुए थे। मैं ऑफिस में दाखिल हुआ तो उन दोनों ने सर उठाकर मेरी तरफ देखा। मुझे देखकर बैकर का चेहरा तो बेतासुर रहा, मगर जैकब हेस्नर चौंक पड़ा। उसने सरसराती हुई आवाज में कहा, तुम यहाँ कहाँ से आ गए? मेजर अब्दुस्सलाम बड़ी दिलचस्पी से हमें देख रहा था। मैंने उसे अपने बारे में कुछ नहीं बताया था और अब उस पर मेरी शख्सियत मुनकशिफ होने वाली थी। मैंने तंज़िया अंदाज में कहा, तुम्हारे अंदाज से जाहिर होता है कि तुम मुझे पहचानते हो। हेस्नर बोला, इसराइल की कौमी एयरलाइन का सिक्योरिटी चीफ होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी है कि हर उस शख्स से वाकिफ रहूं जो इसराइल की सलामती के लिए खतरा साबित हो सकता है। मैंने कहा, तुम्हारे ख्यालात जानकर बेहद खुशी हुई। मेरा लहजा बदस्तूर तंज़िया ही था। जैकब हेस्नर ने मज़े का खेज अंदाज में कहा, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि हमारे साथ साथ तुम्हें भी कैदी बना लिया गया है। शायद ये लोग तुम्हारी कदर व कीमत से वाकिफ नहीं है। मेजर अब्दुस्सलाम के चेहरे पर छाए हुए तजस्सुस में इजाफा हो गया। मेरा मजे का उड़ाने के चक्कर में जैकब हेस्नर ने मेरे लिए आसानियां पैदा कर दी थीं। शायद वो ये समझ रहा था कि उसकी तरह मेजर अब्दुस्सलाम भी मुझसे वाकिफ है और उसके बावजूद भी मुझे कैद कर लिया गया है, जबकि ये हकीकत नहीं थी। मैंने कहा, इतना ही काफी है कि ये तुम्हारी कदर व कीमत से वाकिफ हैं और मेरे लिए यही बात अहम है। मेजर अब्दुस्सलाम ने बेचैनी से पहलू बदला। शायद वो जल्द अज जल्द हमारे बारे में जान लेना चाहता था। जैकब हेस्नर ने जहरीले लहजे में कहा, तो ये तुम थे जिसकी वजह से हमें नाकामी का मुंह देखना पड़ा। मैं आखिर वक्त तक इस धोखे में रहा कि इस मंसूबे के पीछे सिर्फ अहमद रुश है। अहमद रुश के नाम पर मेजर अब्दुस्सलाम बुरी तरह चौंक पड़ा। मैंने इसे महसूस कर लिया, मगर जैकब हेस्नर की तमाम तर तवज्जो मेरी तरफ ही थी। वो मेजर अब्दुस्सलाम के तासुरात से बेखबर कहता रहा। अगर मुझे इल्म हो जाता कि ये तुम हो तो मैं कोई और तरीका आजमाता। अहमद रुश तो बस एक दहशतगर्द है, मंसूबा साज नहीं। मैंने कहा, मुझे अफसोस है कि मेरी एक मामूली सी गलती से तुम्हें नुकसान हुआ। आइंदा तुम्हें बता दिया करूंगा कि मैं किस मंसूबे पर काम कर रहा हूँ। हेस्नर बोला, तुम खुद को बहुत स्मार्ट समझते हो अली यार खान। जिस रोज मुझे मौका मिल गया मैं तुम्हें मजा चखाए बगैर नहीं रहूंगा। मेरा नाम सुनकर बैकर तो खैर चौंका ही था, मगर मेजर अब्दुस्सलाम उछल पड़ा। ये बात जैकब हेस्नर ने भी महसूस की थी और उसे अंदाजा करने में जरा देर न लगी कि वो मेरा तारुफ कराने का बायस बन गया है। उसके वहम गुमान में भी नहीं था कि मेरी शख्सियत इराकियों के लिए अजनबी होगी, लेकिन अब क्या हो सकता था। जो कुछ उसके मुंह से निकल गया था उसे वापस करना उसके लिए मुमकिन नहीं था। मेजर अब्दुस्सलाम ने खड़े होते हुए कहा, तुम अली यार खान हो? अली यार खान पाकिस्तानी? मैंने संजीदगी से कहा, हाँ मेजर, मैं वही अली यार खान हूँ जिसे खुदा ने इसराइलियों के लिए मौत का हरकारा बना दिया है। मेजर मुझसे बगलगीर होते हुए बोला, तुमने पहले ही अपना तारुफ क्यों न करा दिया था? मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे इतनी बड़ी शख्सियत से मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ। मैंने कहा, मैं एक मामूली आदमी हूँ मेजर। अगर किसी मकाम पर हूँ तो इसमें मेरा कोई कमाल नहीं। मेरे वजूद में जो आग दहक रही है वो मैंने खुद तो नहीं भड़काई। कुदरत अपने जिस बंदे से काम लेना चाहती है ले लेती है। ये मेरी खुशकिस्मती नहीं तो और क्या है कि कुदरत ने एक नेक काम के लिए मेरा चुनाव किया। मेजर अब्दुस्सलाम ने फौजियों से कहा, इन दोनों को ले जाकर कैद कर दो। फिर मुझसे मुखातिब हुआ, बोला, मुझे अफसोस है कि तुम्हारे साथ नाज़ेबा सलूक हुआ। बैठ जाओ, मुझे तुमसे बहुत सी बातें मालूम करनी है। मैंने कुर्सी पर बैठते हुए पूछा, पहले ये बताओ कि तुम्हें हमारे इराक में दाखिले के बारे में इल्म कैसे हुआ? वो बोला, हमारी हुकूमत को सऊदी अरब ने मुत्तला किया था कि उनकी फजाओं से गुजरकर 2 तैयारे इराक में दाखिल हुए हैं। मैंने कहा, मुझे यही खदशा था। सऊदी अरब के पास एवैक्स तैयारे हैं, वरना जितनी कम बुलंदी पर हमने परवाज की थी उसके पेश नजर किसी और जरिए से हमारा सुराग नहीं लगाया जा सकता था। मेजर ने कहा, तुमने अपने मंसूबे के बारे में बहुत इख्तिसार से बताया था, मैं तफसीलात जानना चाहता हूँ। मैंने मेजर को सारी तफसीलात से आगाह किया। वो बड़ी हैरत से मेरी बातें सुनता रहा। फिर बोला, ये सब कुछ बड़ा नाकाबिले यकीन मालूम होता है।
मगर जाहिर है इसे झुटलाया भी नहीं जा सकता। मैंने कहा, अब तुम बताओ मेजर, इन लोगों पर काबू पाने में तुम्हें ज्यादा दुश्वारी तो नहीं हुई होगी? मेजर ने कहा, ये हथियार डालने पर आमादा नहीं थे। अगर हम चाहते तो इन्हें 1 घंटे के अंदर अंदर काबू में किया जा सकता था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि हमारा कोई जानी नुकसान हो, इसलिए हमने दिन की रोशनी फैलने का इंतजार किया और अल्लाह का शुक्र है कि अपना एक आदमी भी जाया किए बगैर इन पर काबू पा लिया गया। मैंने बेताबी से पूछा, और इनके तैयारे की क्या पोजीशन है, क्या वो काबिल इस्तेमाल है? मेजर ने कहा, नहीं, इनकी किस्मत ही अच्छी थी कि तैयारा पूरी तरह तबाह होने से बच गया, वरना ये लोग भी तैयारे के साथ ही तबाह हो जाते। खुशकिस्मती से तैयारा जिस ढलान पर उतरा वहां मनो मिट्टी की तह जमी हुई थी। तैयारे के पहिए अगर उस मिट्टी में धंस कर टूट न जाते तो कुछ भी बाकी न रहता। मैंने कहा, पहाड़ी से नीचे हमारा एयर जेट भी तो था और इसके अलावा कुछ गाड़ियां भी तो थीं। मेजर ने कहा, वो सब कुछ हमने रात ही अपनी तहवील में ले लिया था और सब कुछ महफूज है। मैंने कहा, इसराइलियों के बारे में तुमने कोई फैसला किया या इस सिलसिले में अभी कुछ कार्रवाई करनी होगी? वो बोला, इस पूरे मामले की इत्तला मैं हाई कमान को दे चुका हूँ। जाहिर है अपने तौर पर मैं कुछ फैसला नहीं कर सकता, अब उन्हें तुम्हारी असल शख्सियत के बारे में भी इत्तला दूंगा। मैंने कहा, इससे क्या फर्क पड़ता है? अहमियत तो इस बात की है कि हमारे मकासद क्या हैं। वो बोला, तुम्हारी शख्सियत की अहमियत इसलिए है कि ये मामला मिलिट्री इंटेलिजेंस को रेफर कर दिया गया है, जो भी फैसला करेंगे इंटेलिजेंस वाले ही करेंगे। मैंने हैरत से कहा, इससे क्या फर्क पड़ता है? फैसला शख्सियात की बुनियाद पर तो नहीं किया जाएगा। मेजर बोला, मैं खुद भी कुछ अरसा मिलिट्री इंटेलिजेंस में रह चुका हूँ। मुझे मालूम है कि इंटेलिजेंस के मौजूदा सरबराह तुम्हारे बड़े मद्दा हैं। ये तो मुझे अंदाजा है कि तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन में होने की वजह से कुछ नरमी बरती जाएगी। मजीद नरमी इसलिए बरती जा सकती है कि हर इराकी के लिए इसराइल नफरत अंगेज है। तुम्हें तो मालूम ही होगा कि इसराइल ने जब से इराक के एटमी रिएक्टर को तबाह किया है, उस वक्त से हर इराकी अंदर ही अंदर सुलग रहा है। इस बिना पर मैं कह सकता हूँ कि तुम लोगों ने हमारी सरहदी हुदूद की जो संगीन खिलाफ वर्जी की है, इसे इतना संगीन जुर्म करार नहीं दिया जाएगा जितना ये संगीन है। रही सही कसर इस वजह से पूरी हो जाएगी कि इंटेलिजेंस के सरबराह तुम्हारे मद्दा हैं। मैंने कहा, बहरहाल ये तुम्हारा अपना मामला है, जिस तरह चाहो करो, मैं हर तरह से तैयार हूँ। मेजर ने कहा, मैं जिस हद तक तुम्हारी मदद कर सकता हूँ करूंगा, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं चूंकि कोई फैसला करने की पोजीशन में नहीं हूँ, इसलिए मजबूर हूँ। मैंने कहा, मैं अगर अपनी जात के लिए कुछ कर रहा होता तो किसी से शिकायत होती, लेकिन मैं तो पूरे आलम इस्लाम के लिए सरगर्म अमल हूँ। मेजर ने सर हिलाया, बोला, मैं समझता हूँ, और जब तक तुम लोग मेरे पास हो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। इसके अलावा जो लोग तुम्हारे बारे में कोई फैसला करेंगे वो भी बेवकूफ नहीं है। मुझे यकीन है कि फैसला तुम्हारे हक में होगा। उसके बरक्स हुआ तो खुद मुझे तुमसे ज्यादा अफसोस होगा। उस फौजी कैंप में हमें ज्यादा देर नहीं रुकना पड़ा। अगली सुबह ही हमें वहां से रवाना होना पड़ा। मेजर अब्दुल सलाम ने खुद हमें रुखसत किया। उसने हमें आजाद तो नहीं किया था, ताहम उसने हमें हर तरह की सहूलतें जरूर बहम पहुंचाई थी। मेजर अब्दुल सलाम ने कहा, मैं तुम्हारे लिए दुआ करता रहूंगा। मैंने अपनी तरफ से हर मुमकिन अच्छी रिपोर्ट दे दी है, आगे अल्लाह मालिक है। मैं और रुश हेलीकॉप्टर में सवार हो गए। 2.5 घंटे से ज्यादा महवे परवाज रहने के बाद हमने किसी आबादी के आसार देखे, लेकिन आबादी में दाखिल होने से कबल ही हेलीकॉप्टर एक 6 मंजिला इमारत की छत पर लैंड कर चुका था। यह इमारत शहर से बाहर मज़ाफात में थी और उसके आसपास दूर दूर तक वीराना बिखरा हुआ था। हमें उस इमारत के एक कमरे में पहुंचाने के बाद कहा गया, आप लोग नहा धोकर तैयार हो जाएं, कर्नल नुमान 1 घंटे बाद आपसे मुलाकात करेंगे। कमरे का अच्छी तरह जायजा लेने के बाद मैंने कमरे में मौजूद अलमारी खोली। अलमारी के अंदर कुछ कपड़े सलीके से टंगे हुए थे। ये मेरे और अहमद रुश के नाप के कपड़े थे। मैंने कहा, तुमने देखा रुश, हमारा इस्तकबाल शायान शान तरीके से किया जा रहा है। वो बोला, देख रहा हूँ, मगर ये नहीं कहा जा सकता कि इस मदारात के बाद हमारे साथ क्या सलूक किया जाएगा। मैंने कहा, जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा। आसार और कराइन से तो यही जाहिर होता है, इससे ज्यादा के चक्कर में उलझ कर मैं खुद को हलकान नहीं कर सकता। ये कहकर मैं बाथरूम की तरफ बढ़ गया। ठीक 1 घंटे के बाद मेरी तलबी हुई। अहमद रुश को नहीं बुलाया गया था। मुझे कैसे कमरे में ले जाया गया जो खासा तवीलो अरीज था और उसमें सिर्फ एक ही मेज नजर आ रही थी, जिसके अकब में एक अधेड़ उम्र मगर सेहतमंद शख्स बैठा हुआ था। मुझे कमरे तक लाने वाला बाहर ही रह गया था और अब कमरे में सिर्फ मैं और वो थे। मेज के अकब में मौजूद शख्स मुझे देखकर अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसने मुझसे मुसाफा करते हुए फसीह अरबी में कहा, तशरीफ रखिए अली साहब, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैंने बैठते हुए कहा, शुक्रिया। गालिबन आप कर्नल नुमान हैं। वो बोला, जी हाँ, मैं ही कर्नल नुमान हूँ और मुझे मेजर अब्दुल सलाम से पूरी रिपोर्ट मिल चुकी है, लेकिन उसके बावजूद मैं तफसीलात आपकी ज़बानी दोबारा सुनना पसंद करूंगा। मुझे मालूम था कि ये होगा, इसलिए मैं पूरी तरह तैयार था। मैंने बिला का मुकास्त उसे अपने मिशन की तमाम जुज़ियात से आगाह कर दिया। कर्नल नुमान ने कहा,
आपको चाहिए था कि आप इराकी हुकूमत को एतमाद में ले लेते। आपने बिला वजह हमारी सरहदों में घुसने का खतरा क्यों मोल लिया? हमारी हुकूमत आपसे ताउन जरूर करती। मैंने संजीदगी से जवाब दिया, यह मुमकिन नहीं था कर्नल। हमारा मंसूबा इंतहाई खुफिया नौयत का था और हमने इसे कामयाबी से हमकनार करने के लिए कम से कम लोगों को इसके बारे में बताया था। इस मंसूबे पर जितने लोगों ने काम किया है वो खुद भी इस पूरे मंसूबे से वाकिफ नहीं थे। हर एक को बस उसकी जिम्मेदारियों के बारे में बताया गया था। कर्नल नुमान ने कहा, आपको मालूम है इसके नतीजे में आप लोगों को सजा भी दी जा सकती है। मैंने कहा, मैं हर सजा बखुशी कबूल करने को तैयार हूँ। हमें सिर्फ अपने मंसूबे की कामयाबी से गरज थी जो कामयाब हो गया। इस कामयाबी की कीमत मामूली सी सजा के तौर पर अदा करना मेरे ख्याल में महंगा सौदा नहीं है। कर्नल नुमान ने कहा, यानी आप सजा कबूल कर सकते हैं और आपको ये मंजूर नहीं था कि आप इराकी हुकूमत को एतमाद में लेते। मैंने कहा, मैंने अर्ज किया ना कि इस पूरे मंसूबे से सिर्फ चंद अफराद ही वाकिफ थे और इसका खुफिया रहना भी बेहद अहम था। अगर हम इराकी हुकूमत को एतमाद में लेने की कोशिश करते तो इससे एक तो वक्त जाया होता, दूसरे ये कि हुकूमत के मालूम नहीं कितने अहलकारों के इल्म में ये बात आती। और क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं कि हर हुकूमत में दूसरी हुकूमतों के जासूस मौजूद होते हैं? कर्नल नुमान ने तायद की, बोला, यह नुक्ता काबिल गौर है। बेशक यह मुमकिन है कि बात इसराइल तक जा पहुंचती। मैंने कहा, अब आप खुद ही बताइए कि हम ये खतरा मोल लेने के लिए मजबूर थे या नहीं। हर चंद के ये जुर्म है, मगर आप लोगों को हमारी नीयत भी मद्देनजर रखनी होगी। कर्नल नुमान ने कहा, हमारे पेश नजर तो इसके अलावा भी बहुत कुछ है। मैं चौंक पड़ा। मैंने कहा, मैं समझा नहीं कि आप क्या कहना चाहते हैं। उसकी बात वाकई मेरी समझ में नहीं आई थी। वो बोला, तुम लोगों की कारकर्दगी हैरान कुन करार दी जा सकती है। इससे कहीं छोटे मामलात में हमारे एजेंट नाकाम हो चुके हैं। इसके अलावा हमारा मुल्क खुद इस अमन मंसूबे के खिलाफ है। इस तरह अमन कॉन्फ्रेंस को नाकाम बनाकर तुमने बिलवास्ता तौर पर इराकी मौकिफ को कामयाबी से हमकनार किया है। मैंने कहा, मैं समझता हूँ ये एटमी रिएक्टर्स की इसराइल के हाथों तबाही का लाजमी रद्द-ए-अमल है। कर्नल नुमान ने कहा, हाँ, ये हम पर एक धब्बा है जिसे धोने के लिए हम बेचैन थे। मैंने कहा, मैं इंतहाई माजरत के साथ अर्ज करूंगा कि इराकी हुकूमत का तर्ज अमल इस बयान के मुनाफी है। कर्नल नुमान के होंठों पर एक मुदब्बिराना मुस्कुराहट नमूदार हुई और उसने गहरी नजरों से मुझे देखा। बोला, तुम्हारा इशारा ईरान इराक जंग की तरफ है। मैंने कहा, जिस कौम के पास एक वाज़े नस्बुलैन हो वो अपनी तवानाइयां इस तरह जाया नहीं करती। कर्नल ने मुस्कुरा कर कहा, तवानाइयां जाया होती नजर आ रही हैं मगर दर हकीकत जमा हो रही हैं। मैंने सादगी से कहा, मैं इस पुरस्कार जुमले का मफहूम पूछने की जसारत कर सकता हूँ। कर्नल नुमान ने कहा, वक्त आने पर तुम भी समझ जाओगे और दुनिया भी देख लेगी। अभी ये बात बहुत कबल अज़ वक्त है। मैंने कहा, मैं इसरार नहीं करूंगा। मेरे जहन में जो बात थी वो मैंने किसी लाग लपेट के बगैर कह दी। कर्नल नुमान ने कहा, मैं तुम्हारी साफ गोई से मुतासिर हुआ हूँ। तुम्हारी जगह कोई और होता तो इस मौके पर हमारी हाँ में हाँ मिलाकर हमारी हमदर्दियां हासिल करने की कोशिश करता। मैंने कहा, ये बात अब तक मेरी समझ में नहीं आ सकी कि मुझे यहाँ बुलाने से आपका मकसद क्या था।